सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है। स्नैपशॉट जो हमारी बुक है 11th क्लास की, उसके सेकंड चैप्टर को हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं द एड्रेस, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 2 होने वाला है हमारा। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बहुत सारी उधेड़ बुन देखी कि भाई केवल एक वॉर फ्रंटियर जो सोल्जर है, जो डॉटर है मिसेस एस की, वो जो है वो एक एड्रेस पे पहुंचती है जो उनकी मॉम ने कहा था याद रखने के लिए। वहाँ वो जाती हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है, क्या वहाँ पर जाकर वो महसूस करती हैं, कौन सी पुरानी यादों से वो फिर से घिर जाती हैं, कौन सी यादें उनकी माँ के साथ वाली उन्हें याद आती है, और कैसे वो पहले घर का कुछ सामान जो होता है उसकी तरफ अपना एक अट्रैक्शन शो करती है कि कितना अट्रैक्टिव था, कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और अब उसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है। अब वो चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्वीट मेमोरीज जो है पुरानी, वो अब शायद मुझे उतनी स्वीट नहीं लगेंगी जो उस सामान से जुड़ी हुई है। और तो और हमने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी देख लिया, जो कि जर्नली पोइट्रीज में आता है, लेकिन हमने चैप्टर में भी देख लिया कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव भावना को देखना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एक हमारा लिटरेरी डिवाइस कहलाता है कि कैसे जो कटलरी होगी, या कैसे जो प्लेट्स होंगी, या कैसे जो और सामान होगा, वो कैसे वहाँ पीड़ित हो रहा है उन कबर्ड्स के अंदर, उन अलमारियों के अंदर, उन बॉक्सेस के अंदर, और किस तरीके से वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर जाना चाहता है, अपनी वास्तविक जगह पर पहुंचना चाहता है कि मैं वापस, हम सब सामान जो है वापस वहीं पहुंच जाएं जहां से हम आए हैं। यहाँ बक्सों में या यहाँ अलमारियों में कैद होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, या यहाँ हम वेन में हैं, यहाँ हम पीड़ा में हैं, दुख में है ना। तो इस तरह का एक पर्सोनिफिकेशन हमें देखने को वहां मिला, जो कि एक बहुत ही अच्छा टच था स्टोरी के लिए। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे चीजें आगे से आगे बढ़कर और नॉर्मल होती चली गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड जो है वो अब और हल्के रंग की होती जा रही थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, वहां पर एक बिस्तर था, एक पलंग था जिसपे आप सो सकते थे। अनथ्रेटेंड का मतलब है बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप उस बिस्तर पे सो सकते थे। अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग, एक रूम जिसका की जो व्यू है, पूरा जो दृश्य है, यू आर मोर यूज टू ग्लैंसिंग, आप और ज्यादा अभ्यस्त हो जाएंगे उसकी ओर देखने के लिए। एट ईच डे, यानी प्रतिदिन आप एक एक चीज देखेंगे तो आप उसके लिए अभ्यस्त हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, सामान्य है। फर्स्ट डे हम किसी चीज जगह पर जाते हैं तो बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। 11th क्लास के वो स्टूडेंट अभी कनेक्ट कर पाएंगे जो अभी अभी नई जगह पर गए हैं किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, या जिन्होंने अभी कोई नया स्कूल ज्वाइन किया है। तो पहले दूसरे दिन चीजें बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। अरे यार, यहाँ ऐसा बोर्ड है क्या, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है क्या, अच्छा गार्डन ऐसा है क्या, अच्छा गेट ऐसा है क्या। लेकिन कुछ दिनों के बाद हाँ ठीक है, ये ऐसा ही है, इसमें क्या सोचना, क्या विचार करना। तो आप धीरे धीरे उनकी तरफ देख करके जब प्रतिदिन आप उधर देखेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, उस चीज के आदी हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन मैंने वहां ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस, मैं बहुत ही जिज्ञासु थी, जानने की इच्छा रखती थी, अबाउट ऑल द पोजेशंस, वो सारी वस्तुएं दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो कि उस जगह पर होंगी या वो उस जगह पर थी। उन सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन्हें देखना चाहती थी एक बार। टच देम, मैं उन्हें छूना चाहती थी। रिमेंबर, और फिर से याद करना चाहती थी। याद क्या करना चाहती थी, वस्तुओं को या किसे, वस्तुओं से जुड़ी हुई अपनी पुरानी यादों को। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, पहली जो मेरी विजिट थी जो बहुत ही दुखद रही, मैं मिलने गई, दरवाजा नहीं खोला, ढंग से अंदर वेलकम नहीं किया, मेरी माँ का कोट पहन रखा था और मुझसे ही बात करने में हिचक रही थी, और ऐसे जैसे घर में किसी को पता ना चल जाए। तो वही दिक्कत वहां पर आ रही थी। माई फर्स्ट विजिट इन वेन, जो बहुत ही दुख में थी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पे, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, और मैंने तय किया कि मैं एक बार फिर से वहां मिलने के लिए जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15, अब जब मैं दोबारा वहां गई तो एक 15 साल की, लगभग 15 साल की लड़की ने
ओपन द डोर टू मी, उसने मेरी तरफ दरवाजा खोला या मेरे लिए उसने दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ हर मदर वॉज एट होम, क्या उसकी मॉम अभी घर पे है, क्या उसकी माँ अभी घर पर है। नो शी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर्स डूइंग एन एरंड, मेरी माँ जो है वो काम करने के लिए गई है, काम कर रही है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं उनके लिए इंतजार कर लूंगी, वो आएंगी जब तक मैं उनका इंतजार कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आई फॉलोड द गर्ल, और मैं उस लड़की के पीछे पीछे उनके घर में गई। अलोंग द पैसेज, उस गलियारे से होते हुए। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, और मैं उसके पीछे पीछे गई तो मैंने देखा कि एक पुराने जमाने का या पुराने फैशन का एक आयरन हनुका, एक आयरन हनुका यानी आयरन से बना हुआ, जिसे हनुका कहा जा सकता है, कैंडल होल्डर था। कैंडल होल्डर कुछ इस तरह के होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जिन पर कैंडल लगाई जाती है। अपने जैसे नहीं है भैया सब लोग, अपने तो क्या है, कैंडल जलाई, थोड़ी सी टेढ़ी करी, मोम गरम गरम और उसी पे टिका दी कहीं पर भी, ठीक है। अपन इतने कॉन्शियस लोग हैं, अपन लकड़ी पर भी लगाने में नहीं सोचते कि ये नहीं कि भाई बाद में लकड़ी जल जाए। बहुत सारे लोग तो जहाँ पर कागज वगैरह भी बिखरे हुए होते हैं ना, वहीं पे लगा देते हैं कैंडल, लेकिन विदेशों में एक प्रॉपर होल्डर्स होते हैं उनके, ठीक है, उन होल्डर्स पे ही उन्हें लगाया जाता है। तो जो कांच के बिल्कुल पास में टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, हमने उसका कभी भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी भरकम था। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, यानी एक कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा भारी था, इसलिए हमने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था जब वो हमारे घर में हुआ करता था। वोंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, क्या लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप बैठेंगी नहीं, प्लीज बैठिए, हैव अ सीट, आप बैठना नहीं चाहेंगी, लड़की ने पूछा। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और उसके पास से होते हुए, उसके नजदीक से गुजरते हुए मैं अंदर गई उस लिविंग रूम के अंदर। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं एक पल के लिए वहां रुकी और बहुत ज्यादा भयभीत हो गई या बहुत ज्यादा डर गई। किस चीज के लिए डर गई? आई वॉज इन अ रूम आई न्यू दैट डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू, जिसे मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और जिसे मैं नहीं जानती थी। यानी कि वस्तुओं के हिसाब से मैं देखूं तो उस रूम को मैं जानती थी, लेकिन रूम और उन वस्तुओं की जो पोजीशन थी उसके हिसाब से देखूं तो मैं उस रूम को नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैंने अपने आप को उन वस्तुओं के बीच में पाया जो वस्तुएं मैं फिर से देखना चाहती थी, बट विच अपोज्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोस्फेयर, लेकिन एक अजीब से, एक विचित्र से वातावरण में वो सारी चीजें पड़ी हुई थी, उस चीज ने मुझे परेशान करना, अप्रेस्ड करना शुरू कर दिया। अप्रेस का मतलब वैसे तो होता है प्रताड़ित करना, यानी कि चीजें पड़ी हैं, वही सारी चीजें पड़ी हैं जो मैं देखना चाहती हूं, पर जैसे पड़ी हैं, जैसे रखी गई हैं। आप लोगों को मान लीजिए कि अपने घर में अपने बहुत सारे लोगों को कपड़ों का बहुत शौक होता है, आपकी अलमीरा में आपके कपड़े पड़े हैं, अच्छी बात है, आप उनमें से बहुत रेयरली कभी कभार आप बाहर जाते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, फैमिली फंक्शन या सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो आप उन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी टाइम पड़े हैं देख के ही उन्हें खुश होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक दिन आप घर पहुंचे और आपके अलमारी के सामने जमीन पर वो सारे कपड़े यूं ढेर लगा करके पड़े हुए हैं। आपको खुशी तो बहुत होगी कि मेरे कपड़े, लेकिन जिस स्थिति में वो पड़े हैं उन्हें देख करके कोई खुशी नहीं होने वाली, और बल्कि आप अपने आप को प्रताड़ित ही कर लेंगे कि यार ऐसे कैसे रखे हुए हैं यार, कम से कम इनको ढंग से तो रख दो। अगर अलमारी साफ करनी थी या कोई भी काम था या मेरे कपड़ों से परेशानी हो रही थी, मैं आ रहा था ना स्कूल से, मुझे बता देते, मैं उन्हें ठीक से सेटल डाउन कर देता। तो वही चीज उसके साथ हुई कि जिस एटमोस्फेयर में सारी चीजें पड़ी थी वो उसे अप्रेस्ड कर रही थी, उसे परेशान कर रही थी। मी इन द स्ट्रेंज एटमोस्फेयर, उस विचित्र से अजीब से वातावरण में, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, या फिर बहुत ही बुरे तरीके से। टेस्टलेस का मतलब क्या है कि टेस्ट ऑफ इंटीरियर, कि इंटीरियर में कौन सी चीज कहां कैसे होनी चाहिए वो अच्छी लगती है, लेकिन कहीं भी कुछ भी रखा हुआ है तो वो कैसा हो गया, टेस्टलेस। टेस्टलेस एक वे था जिसमें सभी चीजें अरेंज की गई थी, व्यवस्थित की गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, उस गंदे से भद्दे से फर्नीचर की वजह से, और द मगी स्मेल, या फिर जो सीलन भरी या जो गंदी सी स्मेल आ रही थी, दैट हंग देयर, जो कि वहां चारों तरफ बिखरी हुई थी।
आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्कार्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, लेकिन मुश्किल से ना के बराबर मैंने कोशिश की कि मैं अपने चारों तरफ आसपास जो भी मेरा सामान पड़ा है या मेरी मॉम ने जो सामान दे दिया था वो सारा सामान है उसकी तरफ मैं देख पाऊं, चारों तरफ मैं देख पाऊं। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस बच्ची ने, उस लड़की ने जो 15 साल की थी, उसने एक चेयर को मूव किया। आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं उस पर बैठ गई और मैंने जो वहां पर उस टेबल पर एक वुलन का मतलब है ऊन का बना हुआ जो टेबल क्लॉथ था, टेबल क्लॉथ का मतलब इस तरह का टेबल पर बिछाया जाने वाला कपड़ा, वो मैंने देखा, मैं उसकी तरफ ध्यान से देख रही थी। आई रब्ड इट, मैंने उसे अपने हाथों से ऐसे थोड़ा सा रगड़ के देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म विथ रबिंग, और मेरी उंगलियां जो है वो थोड़ी सी गर्म हो गई थी उसे रब करने से, उसे रगड़ने से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और उस पर जो चित्रकारी बनी हुई थी, जो लंबे लंबे पैटर्न बने हुए थे, उस पर मैंने अपनी फिंगर फेरना शुरू किया। आई फॉलोड द लाइन्स, उन पे हाथ फेरा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, और मुझे याद था कि ये जो कपड़ा है ना, इसके किसी एक कोने पर, किसी एक जगह पर बर्न मार्क होना चाहिए, यानी जलने का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की जब ये कपड़ा हमारे पास था, जब ये वुलन जो टेबल क्लॉथ है हमारे पास था, तो हमने कई बार कोशिश की कि उसे हम ठीक कर सकें, उसे हम रिपेयर कर सकें, लेकिन उसे कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सका, कभी भी हम उसे रिपेयर नहीं कर पाए। माई मदर बी बैक सून सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मेरी मॉम जो है वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैं पहले से ही उनके लिए चाय बना चुकी हूं। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक चाय का कप लेना या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने उसके ऊपर की ओर उस लड़की की तरफ देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, और टी टेबल पर उस लड़की ने कप्स को तैयार करके रखा था। शी हैड अ ब्रॉड बैक, और उसकी भी जो पीठ थी वो चौड़ी सी थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी मॉम की तरह। इसका रेफरेंस फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा कि जब पहली बार वो उस लेडी से मिलती है, याद दिलाऊंगा थोड़ा सा, कि जब हमारी बहस हुई मेरी और मेरी मॉम की कि ये सामान क्यों लेके जा रही है आपकी फ्रेंड, और अगले दिन सुबह जब मैं थोड़ी लेट उठी और नीचे उतर के आ रही थी सीढ़ियों से, तो मैंने सामने एक औरत को देखा जो मॉम से बात कर रही थी, उन्होंने मेरा परिचय कराया, और जब वो जाने लगी तो मैंने देखा कि मेरी मॉम जो है एक ब्रॉड बैक वाली वुमन से बात कर रही हैं, और यहाँ पर उसी का रेफरेंस लिया गया है कि इस लड़की की जो पीठ है वो भी चौड़ी सी थी जैसी कि उसकी मॉम की थी, जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक वाइट पॉट से चाय भरी। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्डन बॉर्डर ऑन द लिड, यानी ढक्कन पर एक गोल्डन कलर की बॉर्डर लगी हुई थी, यानी एक सामान दिख गया फिर से जो इसके घर से लाया गया। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो वहाँ पे गई क्या करने हैं? वही सारा सामान देखने जो इसके घर से ले जाया गया। अब धीरे धीरे एक एक करके सामान बाहर आ रहा है, चाहे कैंडल होल्डर हो वो आया। उसके आने के बाद कमरे में बहुत सारी चीज़ें एकदम से दिखी, लेकिन जिस तरीके से अरेंज थी वो देखना नहीं चाहती थी, ध्यान नहीं देना चाहती थी। वो देखा, उसके बाद में उसने देखा कि एक वुडन टेबल क्लॉथ है जो उन्हीं के घर से लाया गया है। फिर उसने देखा कि अब यहाँ पर जो चाय डालने के लिए जिस टी पॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है, टी पॉट आप लोगों ने देखा होगा, एक अलादीन के चिराग जैसा होता है दिखने में, ऊपर ढक्कन होता है और थोड़ा सा ऐसे गोल साइज का होता है जिसमें से चाय बाकी के कप्स में डाली जाती है। ठीक है, तो टी पॉट जो है वो भी उसने देखा। उसके बाद में उसने एक बॉक्स ओपन किया जिसमें से उसने कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, ये एक अच्छा बॉक्स है, मैंने अपनी ही आवाज अपने मन में सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, आई हर्ड माई ओन वॉइस, और ये एक अजीब सी आवाज थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था कि हर आवाज ही इस कमरे में अलग है, क्योंकि हर चीज को देख करके अलग भावना आ रही है। किसी को देख करके प्यार आ रहा है, तो किसी को देख करके घृणा आ रही है, तो किसी को देख करके अजीब लग रहा है। तो हर वॉइस जो है इस रूम में वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ओ यू नो अबाउट देम, अरे क्या तुम इसके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो पीछे मुड़ी और मुझसे सवाल करते हुए मुझे अपनी चाय पकड़ा दी। शी लाफ्ड, और उसने हंसते हुए कहा, माई मदर सेज इट इज एंटीक,
मेरी माँ कहती हैं कि ये सारी चीज़ें एंटीक हैं, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमारे पास और भी बहुत सारी पड़ी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में चारों ओर इशारा करते हुए बताया, सी योर सेल्फ, कि इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी है, देखो आप देख सकते हो चारों तरफ ये जो पड़ी है ना, सारी चीज़ें एंटीक हैं। उसे मत बताओ वो उसी के घर का सामान है, उसे सब पता है, ठीक है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं 15 साल के, है ना। तो यहाँ पर यही चीजें हो रही है कि वो बता रही है उसे कि देखो आपको ये देखकर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा आपको बॉक्स लगा, देखो बॉक्स ये एंटीक है। मेरी माँ कहती है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, देखो आप चारों तरफ कितनी सारी चीजें हैं रूम में हमारे पास जो एंटीक है, ऐसा वो कर रही है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, और मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं उसके हाथ को फॉलो करूं कि कहाँ कौन सा सामान वो बता रही है। आई न्यू विच थिंग शी मेंट, मैं जानती थी किस चीज के बारे में, किस वस्तु के बारे में वो कह रही है, या किन वस्तुओं के बारे में वो कह रही है। थिंग्स अगर कह रहा है तो किन वस्तुओं के बारे में वो कह रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने बस केवल एक स्थिर जीवन को देखा जो उस टी टेबल के ऊपर था। एज अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के तौर पर, आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, यानी कि जस्ते की जो प्लेट है जो कि टी टेबल पर रखी हुई, मैं बस हमेशा से ही चाहती थी कि एक जस्ते की ऐसे प्लेट पड़ी रहे, उसमें एप्पल्स पड़े रहें, ठीक है। ये मेरी बचपन से चाहत थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, उसने कहा हम इसका इस्तेमाल सब चीज़ों के लिए करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हमने जो देखो दीवार पे जो प्लेटें टंगी हुई है ना, जो एंटीक है, जो बहुत ही स्पेशल हैं, जिन्हें यूजुअली काम में नहीं लिया जाता, केवल दीवारों पर शो पीस की तरह टांगा जाता है, क्योंकि उन पर होने वाली जो पेंट है वो बहुत ही यूनिक तरीके से किया जाता है और बार बार उन्हें काम में लेने से वो पेंट हट जाता है, ठीक है। तो पेंटेड प्लेट्स होती हैं जिन्हें काम में लिया जाता है दीवारों पर टांगने के लिए, सजाने के लिए कमरे को। आई वॉन्टेड सो मच, मुझे वो बहुत अत्यधिक प्रिय है या वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब एक 15 साल की बच्ची, उसके लिए वो कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन जो लड़की अपने घर का सारा सामान देखने के लिए आई है उसके लिए वहां पर रखी हर चीज स्पेशल है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने उस टेबल क्लॉथ पे उस बर्न मार्क को, जो जला हुआ हिस्सा था, उस हिस्से को मैंने देखा। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और उस लड़की ने प्रश्नवाचक तरीके से कि इतनी सारी चीजें दिखा रही हूँ, तुम ये जलावा कपड़ा क्यों देख रही हो, या ये जो कपड़ा एक जगह से जलावा है उसी को क्यों देख रही हो, ऐसे क्वेश्चनिंगली मेरी तरफ देखा। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। हाँ मैं समझ गई, मैं समझ सकती हूँ कि अब तुम ये सारी की सारी चीजों को देखने और छूने की बहुत ज्यादा आदि हो चुकी हो। यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, इन सारी प्यारी चीजों को छूने की तुम आदि हो चुकी हो। इन द हाउस, जो भी इस घर में है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, अब तुम मुश्किल से या कभी कभार ही उनकी तरफ देखती होंगी। यू ओनली द फीस्ट ऑफ लाइट्स, आप केवल फीस्ट ऑफ लाइट को देखती होंगी हर्ब्यू फेस्टिवल के अंदर इन दिसंबर, जो कि दिसंबर में आता है। नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और तभी आपको ध्यान आता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ खो रहा है। यानी कि तुम तो इसके बारे में कभी कभार या कुछ ही देखती होंगी, साल में एक बार देखती होंगी, लेकिन जब साल में एक बार तुम अपने घर में देखो और तुम्हें कोई चीज मिसिंग लगे, यानी कोई चीज वहां से गायब लगे कि जो जहां पर होनी चाहिए, आपका ध्यान जाता है कि कोई चीज मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। और फिर आपको एकदम से याद आता है कि या तो आपने उसे रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए दे रखा है, या फिर आपने वो चीज किसी को उधार दे रखी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर से मैंने अपनी आवाज में एक अस्वाभाविकता देखी कि तुम जो सारी चीजें देख करके अब अभ्यस्त हो चुकी हो, और जब मैं अपने घर में बैठ करके जब किसी फेस्टिवल पे अपनी इन सभी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को स्पेशल ओकेजन पे, उस मुख्य अवसर पे जब मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ और मैं वहाँ से उन्हें मिसिंग पाती हूँ, गायब पाती हूँ, तब याद आता है कि शायद या तो किसी को उधार दिया है या रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है। तो अब देखो कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा वापस से, उसकी जो दर्द है वापस से थोड़ा सा आ रहा है उसकी बात करने के तरीके में। वापस से मैंने एक अस्वाभाविक आवाज़ सुनी, अननेचुरल साउंड सुना, अपनी खुद की वॉइस, एंड आई वेंट ऑन, और मैं आगे कहती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस
आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ सिल्वर की जो ये स्पून्स है इन्हें पॉलिश करने में। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम। और उस दिन शायद मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी, ऊब चुकी थी, या फिर शायद तक मुझे उस दिन घर में ही रहना था। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि ऐसा उन्होंने मुझसे पहले कभी भी घर का कामकाज या घर की साफ सफाई से संबंधित कोई काम मुझे करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन शायद कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से उस दिन मेरी मॉम ने मुझे ऐसा कहा कि क्या आप मुझे सिल्वर स्पून जो है उन्हें पॉलिश करने में मदद करेंगी, क्या आपको अच्छा लगेगा हेल्प करके मेरी। आई हैड टू स्टे एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मैंने उनसे पूछा कौन सा सिल्वर। शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, उन्होंने बताया कि उनका क्या कहने का मतलब है और उन्होंने जवाब दिया सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होके, दैट इट वाज द स्पून्स, कि ये वो स्पून्स हैं, सिल्वर के स्पून जिन्हें साफ करने के लिए कह रही हूँ। फॉक्स, कांटे हैं, कांटे मतलब नॉट दैट कांटा, फॉक्स का मतलब होता है कि खाते हैं ना तो छुरी होता है, कांटा होता है जिसके अंदर 4 ऐसे लगे हुए होते हैं। पास्ता वगैरह, पिज्ज़ा वगैरह खाने में, सॉरी पिज़्ज़ा नहीं, नॉट पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह खाने में ज़्यादा काम में आता है, वो फॉक्स कहलाते हैं। एंड नाइफ्स, और जो चांदी के नाइफ्स थे, चाकू थे, उन्हें साफ करने में। ऑफ कोर्स, निसंदेह, यानी कि सिल्वर से उसकी मॉम क्या कहना चाह रही हैं कि निसंदेह मैं तुम्हें क्या चांदी का क्या साफ करने के लिए कहूँगी, क्या पॉलिश करने के लिए कहूँगी। भाई यही है, कांटा है, छुरी है, चम्मच है, इन्हें साफ कर दो, इन्हें पॉलिश कर दो। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और यही सबसे अजीब चीज थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और मुझे पता भी नहीं था कि वह कटलरी, वह सारे बर्तन जिसमें छुरी कांटा और ये सारी चीजें आ जाती है, जिसमें हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, वो सिल्वर का बना हुआ है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो जो 15 साल की बच्ची थी मेरी इस बात को सुनकर के फिर से जोर से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता कि जो सब चम्मच वगैरह तुम दिखा रही हो ये सब काहे के हैं, सिल्वर के बने हुए हैं। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और मैंने ध्यान पूर्वक उसकी ओर देखा। वॉट वी ईट विथ, शी आस्क्ड, हम किस चीज के साथ खाते हैं, मतलब ये सारी चीजें किसकी बनी हुई है, उसने पूछा। वेल डू यू नो, खैर क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई, उसने हिचकिचाते हुए कहा। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। I'll look, it's in here। उसने हिचकिचाते हुए वो एक साइड में पड़े हुए साइड बोर्ड की तरफ गई और उसे खोलना चाहती थी उस ड्रॉर को। I'll look, मैं देखती हूँ। It's in here, ये यहाँ है। I jumped up, और मैं भी उछल करके उसके पास गई कि तुम किस में खाते हो। I was forgetting the time, और इन सब के दौरान मैं समय भूल चुकी थी, यानी कि क्या टाइम हो गया, मुझे ध्यान, ट्रेन पकड़नी है भैया, वापस जाना है। तो forgetting the time, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मैं अपने समय को भूल रही थी कि मुझे ट्रेन भी जाकर के पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ जो है वो उस ड्रॉर में था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ के लिए इंतजार नहीं करना चाहती, क्या और नहीं रुकना चाहती, मेरी मॉम आती होंगी थोड़ी टाइम में। नो, अब यहाँ पे ऑथर कह रही है नहीं, आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, और मैं चल करके दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर्स ओपन, उस लड़की ने खींच करके उस ड्रॉर को खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपने खुद के तरीके से ढूंढ लूंगी, या मैं अपने खुद के तरीके से पता लगा लूंगी कि हम किन चीज़ों में खाते हैं। आपने तो बता दिया कि आप सिल्वर की जो छुरी और कांटा है उसके साथ खाते थे, और आपको पता भी नहीं था, बाद में पता चला जब आपकी मॉम ने एक बार उन्हें पॉलिश करने के लिए कहा। लेकिन मैं खुद ही पता लगा लूंगी, मैं खुद से पता लगा सकती हूँ अपने तरीके से कि हम किस में खाते हैं। ड्रॉर ओपन थी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स, और जैसा कि मैं उस गलियारे में नीचे की ओर उतर रही थी, वापस जा रही थी, आई हर्ड, मैंने सुना, जिगलिंग यानी झंझनाहट, किसकी, स्पून्स की, स्पून से आने का मतलब होता है चम्मचों की, और फॉक्स वही कांटे जिनमें 4 वो लगे हुए होते हैं। तो स्पून्स और फॉक्स की आवाज या झंझनाहट जो है मैंने सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और रोड के कोने पर मैंने ऊपर की ओर वापस नेम प्लेट की ओर देखा। मैरकोनी स्ट्रीट, वहां पे क्या लिखा हुआ था, मैरकोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था। आई हैड
बीन एट नंबर 46 और मैं नंबर 46 के हाउस में थी। द एड्रेस, वह पता, वॉज करेक्ट, बिल्कुल सही था। यानी कि जहाँ मैं पहली बार गई थी, विचित्र सा अजीब सा व्यवहार हुआ मेरे साथ, सामने वाले ने पहचाना ही नहीं। मेरे घर का पूरा सामान अपने घर में भर रखा है, फिर भी नहीं पहचाना। लेकिन अब मैं आश्वस्त थी कि मैं बिल्कुल सही जगह पर गई थी और जो मैं सोच रही थी सब बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लेकिन अब मैं इस घर को और ज्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। बस एक बार, आखिरी बार उन सारी चीजों को छूने का या देखने का एक मन था, छू लिया, देख लिया, हो गया। अब मुझे वो और पता याद रखने की आवश्यकता नहीं थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former time instantly lost their value when severed from them, you see them again in strange surroundings. तो यहाँ पे ये क्या कह रही है कि मैं कभी भी वापस वहां नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जो सारी वस्तुएं हैं, वो जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो कि आपकी यादों से कहीं ना कहीं, पुरानी यादों से जुड़े हुए हैं, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर, जो कि आपकी परिचित या जिस ऐसी लाइफ जिसे आप जानते हो। फैमिलियर का मतलब क्या होता है? आपकी परिचित जीवन से है, फॉर्मर टाइम्स, पुराने समय से, इंस्टेंटली, एकदम, लूज देयर वैल्यू, वो पूरी तरह से, पूर्ण रूप से अपना मूल्य खो चुके हैं। प्राइस उनकी अभी भी हो सकती है, बट वैल्यू नहीं है। प्राइस का मतलब तो कीमत है, 100, 200, 500 रुपए, लेकिन आपके जीवन में जो उनका मूल्य था, वो मूल्य अब वैसा नहीं रहा। When, जब, severed from them, जब वो एकदम से कठोर हो जाते हैं, you see them again, आप उन्हें फिर से देखते हो, in strange surrounding, और वो एक कठोर भावना, एक बहुत ही पीड़ा देने वाली भावना आपको देते हैं जब आप उन्हें एक विचित्र से वातावरण में देखते हो। आप अपने घर में हो, वापस आपके घर में सामान आ गया, जो जैसा यहाँ था वहां पे वैसा है। अगर वैसा देखो तो शायद हो सकता है वो सामान आपको खुशी भी दे, लेकिन अगर ऐसे सराउंडिंग में, ऐसे वातावरण में आप जाकर के उन वस्तुओं को देखोगे तो निश्चित तौर पर वो आपको सुख या खुशी तो नहीं देंगे, पीड़ा जरूर पहुंचाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर हमारा ऑथर कह रही है। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम, और मैं उनके साथ क्या करती। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे से किराए के मकान में, वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawers। और अगर ऐसी जगह की मैं बात करूं जहां पर वो सारा का सारा सामान रखा है, एक छोटा सा कमरा जो किराए का है, जिसकी पूरी की पूरी धज्जियां उड़ी हुई है, श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर से वो पूरी धज्जियां उड़ी हुई है, उसके स्टिल हंग along the windows, अभी भी जो, मतलब उन सारे शेड्स की बात की जा रही है, खिड़कियों पे लगाया जाने वाला जो काला कलर का एक कपड़ा होता है कि बाहर से कोई अंदर ना देख सके, या ब्लैक पेपर होता है, वो तक टूटा फूटा पड़ा है, यानी वो उसकी भी हालत खराब हुई हुई है। विंडोज एंड नो मोर देन, और उसके वहां पे कुछ भी नहीं है, मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, छुरी कांटे से ज्यादा, मतलब एक मुट्ठी भर के छुरी कांटे से ज्यादा वहां पर कुछ भी नहीं है। फिटेड, जिन्हें की रखा गया है, फिट किया गया है, इन द नैरो, एक सकड़े से या एक पतले से टेबल ड्रॉर के अंदर। एक तो पहले के समय में बड़ी सी टेबल है, उस पर सारे यूं जमा के रखे हुए हैं। अब क्या है कि ऐसी जगह पे पड़ी है जहां पर उन वस्तुओं का कोई महत्व ही नहीं है। किराए का कमरा है, टूटा फूटा सा कमरा है, जीर्ण शीर्ण सी हालत है, पतली सी ड्रॉर में सबको ठूस के रखा हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसी जगह पर क्या मतलब है उन सारी चीजों का। नैरो टेबल ड्रॉर के अंदर, आई रिजॉल्व, मैंने संकल्प लिया या मन में दृढ़ विश्वास किया, टू फॉरगेट द एड्रेस, कि मैं उस पते को भूल जाऊंगी, ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सारी चीजों को भी, आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूल जाना होगा, दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और यही सबसे आसान तरीका होगा अपने आप को किसी भी प्रकार के दुख से, किसी भी प्रकार की पीड़ा से बचाने के लिए। सबसे आसान तरीका क्या है? जो हुआ सब भूल जाओ, उसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ, कि मेरे लिए वो पुरानी चीजें कौन सी हो सकती हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो रिप्लाई किया, लेकिन कुछ लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। और कई बार मैं कुछ चीज़ें नोटिस करता हूँ, अब जैसे मैं आपके साथ 1-1.5 महीने से हूँ, काफ़ी फैमिलियर फील करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ भी उसमें रिएक्ट नहीं करते कमेंट्स के अंदर। तो कमेंट्स के अंदर आपका जो भी रिएक्शन है वो प्लीज़ दीजिए। मैं देखता हूँ कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइव रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब मैं अपना कमेंट बॉक्स जा करके देखता हूँ तो 12, 17, 18 कमेंट्स हैं। 50-60 स्टूडेंट लाइव हैं, 17-18 कमेंट हैं।
तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि लाइक्स भी इसी वजह से कम हो जाते हैं। और शेयर के लिए भी मैंने अभी तक आपको शायद कभी भी इस बारे में ज़्यादा जोर दे के कहा नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा एक फीडबैक मिलेगा और हमें भी आगे और बढ़कर काम करने की और ज़्यादा इच्छा होगी। तो प्लीज़ आज आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी 11th क्लास की प्लेलिस्ट बननी है, उस प्लेलिस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके जो सारे चैप्टर्स हैं उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ में उन्हें शेयर कीजिए। और थोड़ा सा प्रमोशनल हेल्प आप हम लोगों की कर सकते हैं इसके अंदर। एंड मैं जल्द ही आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। टिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड आपका अगर और कोई एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, आज का जो सेकंड पार्ट था उससे रिलेटेड अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके सभी कमेंट पढ़ूंगा। एंड टिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।